हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि कार्यसूची का निर्माण करते समय कौन कौन सी बातों का अहम ध्यान रखते हैं। कार्यसूची बनाते समय ध्यान रखने वाली बातें कौन कौन सी हैं, ये आपको समझना है। इसके पहले हमने आपको कार्यसूची के बारे में बताया है कि कार्यसूची क्या होती है, इसका क्या अभिप्राय है और किन किन परिस्थितियों में कौन कौन से प्रकार की कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स हैं, इनके बारे में हमने स्पष्ट किया है। तो जब हम कार्यसूची का निर्धारण करते हैं, कार्यसूची बनाते हैं, तो कौन कौन सी बातें ध्यान में रखेंगे वो आज आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इन सबसे पहले यदि आपको कार्यसूची नहीं पता है कि कार्यसूची है क्या, तो आप इसका निर्धारण अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो मैंने आपको बताया था कार्यसूची के बारे में। यदि आप उस क्लास में नहीं थे, नहीं आपने अटेंड किया, तो आपको पहले इसके बारे में समझना होगा, तभी आप ये समझ पाएंगे कि कार्यसूची का हम वास्तव में निर्धारण किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो अब कार्यसूची क्या है। मीटिंग जो सभा होती है, सभा के दौरान वहाँ पर कौन कौन से कार्य किए जाएंगे, उनकी एक रूपरेखा कार्यसूची कहलाती है। सभा में किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा। रूपरेखा का मतलब क्या है। रूपरेखा से अभिप्राय है कि जो भी मीटिंग में होगा उसका एक खाका तैयार करना। रूपरेखा का मतलब है स्टेप बाय स्टेप तरीके से लिखना कि कौन सी कार्रवाई किस तरीके से होगी, पहले नंबर पे क्या होगा, फिर दूसरे नंबर पे क्या होगा, फिर तीसरे नंबर पे क्या होगा, उसको कहते हैं रूपरेखा। मतलब पहले से ही एक प्री प्लान बना लेना कि इस तरीके से मीटिंग जो है वो हमारी संपन्न की जाएगी, तो उसको हम कहते हैं रूपरेखा। तो कार्यसूची के बारे में आप सभी लोगों ने समझ लिया कि कार्यसूची कैसी होती है। कार्यसूची के बारे में सभी लोग जानते हैं। कार्यसूची क्या है, इसको इंग्लिश में कहते हैं एजेंडा। एजेंडा कहते हैं। और इसके पहले हमने आपको पढ़ाया है सूचना। ये जो चैप्टर है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर बार एग्जाम में इसे पूछा जाता ही जाता है। और ये एग्ज़ाम के बाद आप छोड़ दो, अगर आप लोग इस ब्रांच से रिलेटेड कहीं पर भी यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको इन सब के बारे में पता ही होना चाहिए कि नोटिस क्या है, क्योंकि आप लोग ऑफिस मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं तो ऑफिस में ऑफिशियली नौकरी करेंगे तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो नोटिस के बारे में बताया था और उसके पश्चात में हमने आपको बताया था कार्यसूची के बारे में। और ये कार्य
मीटिंग कहते हैं चर्चा। बैठक को दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको हम कहते हैं सभा। ठीक। अब नोटिस क्या है? तो नोटिस तो कई प्रकार की होती है। नोटिस का मतलब होता है सूचना देना, है ना, किसी को भी सूचना देना। लेकिन चूंकि हम ये नोटिस जो पढ़ रहे हैं, ये नोटिस हम पढ़ रहे हैं सभा के अंतर्गत, बैठक के अंतर्गत, मीटिंग से संबंधित। ठीक है, तो ये जो नोटिस है इसको हम कहते हैं सभा की सूचना या सभा की नोटिस ऑफ मीटिंग, नोटिस ऑफ मीटिंग या सभा की सूचना। सभा की सूचना में क्या होता है? कंपनी है, कंपनी में बहुत सारी प्रकार की मीटिंग्स होती हैं जिसका उल्लेख भारतीय कंपनी अधिनियम में उल्लिखित है। उसमें वर्णित किया गया है कि कंपनी में मीटिंग जो है वो समय समय पर होती रहेगी। अब इससे पहले वाला ये चैप्टर था उसको स्टार्टिंग में हमने बताया था मीटिंग के बारे में कि मीटिंग कई प्रकार की होती है। वैधानिक मीटिंग होती है, संचालकों की मीटिंग होती है, अंशधारियों की मीटिंग होती है। ठीक है, तो ये मीटिंग्स के बारे में बताया था। तो अब जब मीटिंग आपकी कंपनियों में होंगी तो उसके पहले हमको ऐसे नहीं कि बस अचानक है और इकट्ठे हो गए, कोई आया तो आया, नहीं आया तो यहाँ पर बैठ गए और मीटिंग चालू कर दी। मीटिंग के लिए कोरम होता है कि अगर उससे कम लोगों की अगर उपस्थिति है, उससे कम लोग यदि सदस्य, उससे कम सदस्य यदि सभा में उपस्थित है तो मीटिंग हमारी वैधानिक नहीं मानी जाती है। ठीक है, तो उस मीटिंग को वैधानिक बनाने के लिए, वैलिड बनाने के लिए एक नोटिस भेजा जाता है। एक नोटिस भेजा जाता है और किसको नोटिस भेजा जाता है? उन सभी सदस्यों को जो सभा के लिए वैध है, सभा के लिए वैलिड है, सभा के लिए योग्य है। सभा के लिए योग्य का मतलब ये है कि हम जिस संदर्भ के अंतर्गत हम मीटिंग को बुलाना चाहते हैं वो उसके लिए एलिजिबल हो। जैसे एक मीटिंग होती है अंशधारियों की मीटिंग, अंशधारियों की सभा। अब ये अंशधारियों की सभा है तो इसमें कौन आएगा? जितने भी अंशधारी हैं, शेयर होल्डर्स हैं, वही तो मीटिंग में आएंगे। कोई दूसरा है ऋणपत्रधारी इसमें आएगा क्या? कोई ऋणपत्रधारी अंशधारियों की सभा में नहीं आएगा, क्योंकि यह मीटिंग रिलेटेड है, इसका टॉपिक क्या है? अंशधारियों की सभा। तो वो सभी अंशधारी जिन्होंने हमारी कंपनी के शेयर को खरीदा है, सिर्फ और सिर्फ वही यहाँ पर प्रतिभाग करेंगे। इसका मतलब है कि वही शेयर खरीदते ही वो एलिजिबल हो जाते हैं हमारी कंपनी में सभी अंशधारियों की होने वाली मीटिंग के। ठीक है, तो ये जो व्यक्ति हैं, जितने भी अंशधारी हैं, सभा जब इनकी होगी तो कम से कम 14 दिन और अधिक से अधिक हम 21 दिन पहले इसकी सूचना उनको देते हैं। 21 दिन पहले 14 दिन, मतलब 14 दिन से अगर कम है तो वो सभा ऑब्जेक्शनेबल हो जाती है, वैलिड नहीं होती है कि मीटिंग इसको कहा जाए। अगर वो ऑब्जेक्शन करता है तो वो मीटिंग आपकी नहीं कहलाती है। उसमें जितने भी प्रस्ताव रखे जाएंगे, जितने भी निर्णय लिए जाएंगे, वो आपके वैलिड नहीं माने जाएंगे। क्लियर है? तो सभा की जो सूचना है वो 14 दिन और 21 दिन के मध्य में दी जानी चाहिए, जो लोग सभा के लिए योग्य हैं। ठीक है, तो अब जब हम सबसे पहले अब सभा जो होनी है इसका निर्धारण जो है वो कंपनी सचिव करता है। कौन करता है? कंपनी सचिव, संचालक और जो सभा का अध्यक्ष होता है, संचालकों का अध्यक्ष, सभा का अध्यक्ष, ये सभी मिल करके निर्धारित करते हैं कि मीटिंग हमारी किस पर्पस से बुलाई जा रही है, किस उद्देश्य के बुलाई जा रही है, कब बुलाना उचित होगा। ये सब आपस में डिस्कस होता है, उसके पश्चात ही सभा बुलाई जाती है। तो जब हम नोटिस भेजते हैं तो 14 दिन 21 दिन के मध्य भेजते हैं और इसमें बताया जाता है तिथि के बारे में, समय के बारे में, तिथि, समय, स्थान और उस मीटिंग का क्या उद्देश्य है।
सूचना कि हम किस पर्पज़ से अपनी मीटिंग को हम ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, तो ये उद्देश्य हमको उसमें वर्णित करना पड़ता है। तो यह सब समझाने के लिए हम सूचना देते हैं, ठीक है। इस सूचना को हम क्या कहते हैं? सभा की सूचना, क्योंकि इसका उद्देश्य सिर्फ सभा से ही रिलेटेड होता है, इसलिए इसको हम सभा की सूचना के नाम से जानते हैं। ये सूचना कौन देता है? ये सभा की सूचना क्या होता है कि हमारे कंपनी में एक संचालक होते हैं, सभा के कंपनी के संचालक होते हैं, मतलब जो कंपनी को चलाते हैं, जो डायरेक्टर होते हैं। तो ये जिसको नियुक्त करते हैं, ये जिसको नियुक्त करते हैं, जिसको उसकी अथॉरिटी देते हैं, वो सभा की सूचना देता है। वैसे अगर भारतीय कंपनी अधिनियम में ये अधिकार कंपनी सचिव को दिया गया है, लेकिन ये अधिकार क्या, चूंकि ये कंपनी के मालिक होते हैं, तो ये उनमें थोड़ा सा फेरबदल कर देते हैं। यदि ये कंपनी सचिव को ये दायित्व नहीं दिया गया है, तो वो इस प्रकार की कोई सूचना नहीं देता है, ठीक है। तो ये सारा अधिकार जो है वो अधिकार से संचालकों के पास में होता है कि वो दायित्व उसने किसको दे रखा है, सभा की सूचना देने के लिए। वैसे कंपनी अधिनियम के अंतर्गत सचिव के पास में, ठीक है। लेकिन सचिव सिर्फ और सिर्फ वही कार्य करता है जो उसको लिखित में मिले हुए हैं, लिखित में जो उसको अधिकार मिले हुए हैं। यदि उनके अधिकारों के अंतर्गत सभा की सूचना का अधिकार उसको दिया गया है, तभी वो ऐसा करता है। यदि वो अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर के कोई कदम या फैसला लेता है, तो वह उसके लिए स्वयं जिम्मेदार होता है। भविष्य में यदि किसी प्रकार की ऐसी घटना घटती है, तो सचिव इसलिए ऐसा कोई काम करता ही नहीं है कि जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो। ये थोड़ा सा समझ में आया होगा आपको कि सूचना में होता क्या है, ठीक है। सूचना के पश्चात हमने सूचना के प्रकार बताए थे कि सूचना सभा के प्रकार की सभाएं कौन कौन सी होती हैं। आप लोग पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, कि समझ में नहीं आएगा। तो हमारा जो टॉपिक है वो आज का है कि कार्यसूची का निर्धारण कैसे किया जाता है। अब कार्यसूची सभा के पश्चात में थोड़ा सा कार्यसूची आप समझ लें तो शायद थोड़ा सा आपके दिमाग में आएगा कि क्या है। नोटिस के बारे में आप समझ गए। अब सभी लोग पहुंच तो जाएंगे, पहुंचेंगे, स्थान उसमें दिया रहता है, तिथि दी रहती है और समय भी दिया रहता है कि किस समय मीटिंग होनी है, मीटिंग का जो प्रस्तावित समय क्या है, ये सब उसमें वर्णित रहता है। लेकिन उसके साथ में एक कार्यसूची संलग्न होती है, एक कार्यसूची संलग्न की जाती है, जिसमें यह सब वर्णित होता है कि सभा में किए जाने वाले कौन कौन से कार्य हैं, सभा में कौन कौन से कार्य होंगे, सभा की रूपरेखा उसमें पूरी तरीके से वर्णित रहती है। तो ऐसा संलग्न पत्र जो सूचना के साथ में संलग्न होता है, जिसमें यह वर्णित होता है कि सभा में कौन कौन से कार्य किए जाएंगे, उसको हम कहते हैं कार्यसूची। सभा में किए जाने वाले कार्यों की एक सूची कार्यसूची कहलाती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं इंग्लिश में एजेंडा, इसको इंग्लिश में हम एजेंडा कहते हैं। तो कार्यसूची किसको कहते हैं? सभा में किए जाने वाले कार्यों की एक रूपरेखा, कि सभा कैसे कैसे चलेगी। इसमें कार्य होते हैं, लेकिन इसमें कार्यों का ब्यौरा लिखा रहता है कि कौन कौन से कार्य होंगे, ठीक है, और कौन कौन से स्टेप में मीटिंग हमारी ऑर्गेनाइज कराई जाएगी, कि पहले कौन सा कार्य होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। इस प्रकार से इसमें स्टेप बाय स्टेप सब दिए रहते हैं। जैसे आप देखते हैं कहीं पर गेम्स होते हैं आपके कॉलेज में, सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, उसमें पूरी रूपरेखा होती है कि आज अतिथि महोदय आ रहे हैं, उनका माल्यार्पण कौन करेगा, उनका स्वागत कौन करेगा, स्वागत के बाद में मुख्य अतिथि के लिए स्वागत गीत होगा। तो ये पूरा ब्यौरा जो होता है ना, ये पूरी पहले ही कार्यक्रम की जो रूपरेखा होती है ना, चूँकि वह एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, इसलिए उसको कार्यक्रम की रूपरेखा कहते हैं।
कार्यक्रम की कार्यसूची बोलते हैं, एजेंडा। लेकिन ये सभा है तो ये सभा का एजेंडा होता है कि सभा में हम कौन कौन से कार्य करना चाहते हैं, कौन कौन से कार्य करेंगे, उनका एक क्रमवार विवरण होता है। ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं कि सभा में किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा। रूपरेखा का मतलब है कि एक स्टेप बाय स्टेप पहले से ही मन में सोचा हुआ एक व्यवस्थित क्रम कि हम मीटिंग को किस तरीके से संचालित करना चाहते हैं, वो पूरा उसमें विवरण दिया रहता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एजेंडा, कार्यसूची। सभी लोग पढ़िएगा और जहाँ पर अगर कोई दिक्कत आती है तो आप लोग पूछिएगा। इसमें सब कुछ दिया हुआ है कि कार्यसूची आपकी दो प्रकार की होती है, एक तो संक्षिप्त और दूसरी विस्तृत कार्यसूची। संक्षिप्त को तो हम बिल्कुल शॉर्ट में करवाते हैं जब मीटिंग हमारी बिल्कुल छोटी सी हो, है ना, छोटी भी ना हो लेकिन हम एजेंडा बहुत शॉर्ट में रखना चाहते हैं तो हम उसको संक्षिप्त कार्यसूची के नाम से जानते हैं। उसमें बिल्कुल संक्षेप में दिया रहता है ना। जैसे उसने दे दिया संक्षेप में कि अंशों का हस्तांतरण स्वीकार करना, अंशों का हस्तांतरण स्वीकार करना, ये वाला संक्षेप में हो गया है। अब विस्तृत में श्री ब्रजेश कुमार सिंह का पकना, विनोद कुमार पुत्र श्री विनोद कुमार वर्तमान अंशधारी के द्वारा श्री प्रांजल कुमार द्विवेदी पुत्र श्री विजेंद्र द्विवेदी के द्वारा 1 से 40 तक के कुल 40 अंशों का हस्तांतरण स्वीकार किया जाएगा। स्वीकार किया जाएगा, किया जाता है नहीं, किया जाएगा, क्योंकि ये मीटिंग का एजेंडा है कि ब्रजेश के द्वारा प्रांजल जो है वो एक्सेप्ट करेंगे अंशों का हस्तांतरण, है ना। तो इसमें पूरा विस्तार से हो जाता है कौन देगा कौन लेगा, लेकिन उसमें क्या था, संक्षिप्त में बस इतना ही रहता है कि अंशों का हस्तांतरण स्वीकार करना, बस स्वीकार किया जाएगा, संक्षेप में हो गया, उससे पूरा क्लियर नहीं होता है। तो दो प्रकार के आपके होते हैं ये एजेंडा जो होते हैं बनाने के दो प्रकार होते हैं। एक तो हम संक्षिप्त शॉर्ट में और एक विस्तृत बनाते हैं, विस्तृत एजेंडा। ठीक है, तो आप लोग ये समझो, इसको आपको करना चाहिए, समझना चाहिए, लेकिन आप लोग ना विषय की गंभीरता को समझते नहीं हैं। कट रहा है तो कट रहा है। तो ये एजेंडा समझ में आया कुछ थोड़ा बहुत, जहाँ पर समझ में ना आया तो पूछ लेना। और आपको पता ही है कि ये एक थ्योरी का सब्जेक्ट है, नहीं पता है? सभी को पता है कि ये थ्योरी का सब्जेक्ट है, उसका पेपर होगा, एक्सप्लेन करके लिखना होगा। तो पास होना तो बहुत आसान है, मार्केट में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं, एक रात में पढ़ लो पास हो जाते हैं। लेकिन ज्ञान का कोई शॉर्टकट नहीं होता है ना। पास होना अलग है, अच्छे नंबरों से पास होना, अच्छे तरीके से अच्छी समझ के साथ में पास होना, ये एक अलग बात है। एक ऐसा ज्ञान जो आपके पास में हमेशा रहे, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और ऐसा नहीं करते भी हैं। तो कार्यसूची को बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है, ज़रा इसमें तो थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे कि जब भी आप कार्यसूची का निर्धारण करेंगे, कार्यसूची आप बनाएंगे, तो जो कार्यसूची आपकी तैयार होगी उसमें जितने भी विषय आपके हैं, जिन विषयों पर आपकी होनी है मीटिंग, उन सभी को आपको उसमें से लिखना है। ऐसा नहीं है कि विषय कुछ और है और एजेंडा में कुछ और लिख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपकी मीटिंग होनी है वो आपके पास में जितने भी वैलिड दस्तावेज हैं उनके आधार पर आपका जो एजेंडा है वो तैयार किया जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि जो मन में आया वो आप लोग उसमें उल्लेख कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी उसमें
एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब मीटिंग होगी अगर आपने उसमें कुछ एजेंडा में लिख दिया तो जो मीटिंग के सदस्य हैं वो भी तो आपसे पूछेंगे, है ना। तो एजेंडा में वही चीज़ें शामिल की जानी चाहिए जो वैलिड हों, जो दस्तावेजों के अंतर्गत आती हों। ठीक है, कि आपने जिसको पाया कोई पद दे दिया कि ये इसको कंपनी सचिव वहाँ पर बनाया जाएगा, लेकिन उसके लिए आपने क्या किया, तो किसी को कंपनी सचिव नामित कर दिया, उसकी नियुक्ति कर दी, तो उसके पास में भारतीय कंपनी अधिनियम में जो निर्धारित योग्यता है वो है भी कि नहीं है। क्योंकि सदस्य आप चयन करेंगे, मत देंगे अपना कि हाँ हम उसके पक्ष में कितने हैं, कितने पक्ष में नहीं हैं। सभा में तभी चुनाव होता है, और जब कोई प्रस्ताव रखा जाता है तो उस प्रस्ताव को अगर समर्थन मिलता है तभी वो प्रस्ताव आपका वैलिड माना जाता है। ठीक है, तो जो एजेंडा आपका बनाया जा रहा है, उसकी जो कार्यसूची आप तैयार कर रहे हैं, उसमें एक जो सब्जेक्ट आप लिख रहे हैं वो एक वैलिड दस्तावेजों के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए। और उसके पश्चात में कि जब भी आप कार्यसूची को तैयार करें तो तैयार करते समय आप दूरदर्शिता का बिल्कुल ध्यान रखें। दूरदर्शिता का आपको ध्यान रखना है। दूरदर्शिता का मतलब ये है कि आप एजेंडा तो बनाते चले जा रहे हैं, लेकिन वो कब एजेंडा जा करके ख़त्म होगा, वो मीटिंग 4 दिन की बन गई, 4 दिन का एजेंडा आपने तैयार कर दिया कि 10 दिन का तैयार कर दिया, है ना। तो ये आपको पहले से ही दूरदर्शी बनना है, तो पहले से ही अनुमान लगाना है कि ये मीटिंग हमको कितने टाइम में समाप्त करनी है, उसके हिसाब से एजेंडा होना चाहिए। एजेंडा बना दिए 4, 5, 10 दिन होगा, और वो मीटिंग कब तक चलेगी, है ना। तो आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि जब भी आप एजेंडा तैयार करें तो आप एक दूरदर्शी व्यक्ति की तरीके से एजेंडा तैयार करें, जिससे कि जो मीटिंग का जो कार्य है वो शीघ्रता से पूर्ण किया जा सके, शीघ्रता से निष्पादित किया जा सके। ये तथ्य आपको अपने मस्तिष्क में रखना है ना। क्योंकि बनाना मतलब नहीं है कि जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, इसका क्वेश्चन पेपर सेट किया जाता है और आपको बनाने का मौका मिल गया, आपने सारे टिपिकल क्वेश्चन दे दिए, लेकिन उसके लिए टाइम बाउंडेशन भी तो है, 1 घंटे का पेपर है। तो आपको कुछ ऐसा ही सेट करना है कि वो 1 घंटे में सॉल्व भी तो हो सके। आपने उसको 4 घंटे का बना दिया तो वो बच्चा कैसे पेपर देगा, दे पाएगा उसको। तो ऐसा नहीं बनाना है, आपको पहले से ही एक दूरदृष्टा की तरीके से उस पर विचार मंथन करना है, ताकि ये जो प्रक्रिया है वो सीमित समय में जो निर्धारित समय है उसके अंतर्गत ही पूरा हो सके। ठीक है, और कार्यसूची यथासंभव संक्षिप्त होनी चाहिए। मतलब इतना लॉन्ग भी नहीं होना चाहिए कि उसको पढ़ते चलो फिर पढ़ने में ही टाइम वेस्ट हो जाए तो पीछे का भूल जाओ इसमें क्या था। मतलब इतनी सारगर्भित भी नहीं होनी चाहिए। तो कार्यसूची आपकी संक्षिप्त, स्पष्ट, सरल होनी चाहिए और तथ्यपूर्ण बातें उसमें होनी चाहिए और प्रश्नावली पर व्याख्यात होनी चाहिए। प्रश्नावली पर व्याख्यात होनी चाहिए, कोई उसमें अपना प्रश्न नहीं पूछ सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई बस हमने आदेश दे दिया और ये काम हो गया। मतलब ऐसा होना चाहिए कि कोई उसमें अगर कोई प्रश्न पूछता है तो उसका भी उसमें समय होना चाहिए कि हाँ कोई प्रश्न काल है और आप उसका आंसर भी पूछ सकते हैं। आप लोग देखते होंगे जैसे राज्यसभा और लोकसभा की मीटिंग होती है, उसमें क्या होता है, प्रस्ताव पेश किया जाता है अध्यक्ष के सामने। वैसे ही एक बात हम उसमें बता दें, यहाँ पर भी ये कंपनी है लेकिन चलती कुछ उसी तरीके से है। यहाँ पर भी एक सभा का अध्यक्ष चुना जाता है। बिना सभा के अध्यक्ष की कंपनी चलेगी कैसे, मीटिंग संचालित नहीं हो पाती है। इसलिए उसमें जब मीटिंग होती है तो सभा का अध्यक्ष चुना जाता है कि सभा की अध्यक्षता कौन करेगा, क्योंकि उसी के निर्णय मान्य होते हैं, सर्वमान्य होते हैं। अगर आपस में कोई शोरगुल कर रहा है, कोई लड़ने लग गया, नहीं कैसे ये नहीं, तो वो वैलिड नहीं माना जाता है। वहाँ पर जो आदेश, जो निर्णय लिया जाता है सभा अध्यक्ष के द्वारा, वही मान्य होता है।
और जो सभा का अध्यक्ष है उसकी हेल्प के लिए कंपनी सचिव होता है। सभा का आयोजन तो कंपनी सचिव करता है, लेकिन सभा के अध्यक्ष के अंडर में रहते हुए, ठीक है ना, क्योंकि अब मेन उस सभा का वहाँ पर मालिक कौन है, वही है। आप लोग देखते हैं जैसे मीटिंग होती राज्यसभा लोकसभा में, हमारे देश के प्रधानमंत्री आते हैं वहाँ पर, तो वो खड़ा नहीं होता, स्पीकर उस समय खड़ा नहीं होगा, वो बैठे ही रहेगा, क्योंकि वो उस समय सर्वोच्च है, प्रधानमंत्री नहीं। वो भी आते हैं तो सामने उनके बैठते हैं। तो मेन बात होती है ना, कुर्सी क्या है, पद जो होता है, गरिमा होती है, कुर्सी की होती है ना, व्यक्ति की नहीं होती है। व्यक्ति आज है कल नहीं है, और व्यक्ति के जो कार्य होते हैं वो महान होते हैं कि जब वो कुर्सी पर बैठा उसने कितने महान कार्य किए। तो वो कोई व्यक्ति अगर जाना जाता है तो अपने कार्यों के लिए जाना जाता है। तो सेम इसी प्रकार से यहाँ पर भी होता है, उस सभा का एक अध्यक्ष चुना जाता है, जिसके अंडर में सभा की अध्यक्षता होती है और जिसके निर्णय ही अंतिम माने जाते हैं। सभी लोग उसी के निर्देशानुसार सभा की कार्रवाई को पूरी करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्नकाल भी होना चाहिए, प्रश्नकाल का व्याख्यान होना चाहिए। तो जैसे कोई प्रस्ताव आता है, तो सपोज कीजिए उपदेशपाल एक प्रस्ताव लेकर के आए इस सभा में, मतलब इस प्रकार का ऐसा प्रस्ताव पारित हो जाना चाहिए। तो पहले इनको उसके बारे में ये इजाज़त लेते हैं, पेश करते हैं अपना प्रस्ताव अध्यक्ष के सामने, अध्यक्ष परमिशन देता है। तो ये फिर क्या करते हैं, अपने प्रस्ताव के बारे में सबको बताते हैं। तो अब ऐसा ही नहीं कि प्रांजल उसमें चिल्लाने लग गए, ये कैसे, ये नहीं होने देंगे, ऐसा नहीं वैसा नहीं। ऐसा होता है ना कार्रवाई में, जब प्रोसीडिंग होती है मीटिंग की, तो ऐसा ही कुछ होता है, क्योंकि सभी लोग हकदार हैं उसके। तो अब इनको स्पीकर कहता है बैठो बैठो, अभी नहीं, बीच में नहीं बोलना है, बीच में नहीं बोलना आपको, है ना, ऐसा कुछ होता है। तो कहते हैं आपको भी मौका मिलेगा, आप बोलिएगा, जब आपका प्रश्नकाल आएगा तब आप उसके ऊपर टिप्पणी कर सकते हैं। अभी मोशन काल है, वो जो प्रस्ताव उनके द्वारा लाया गया है, पहले उनको पहले सबके सामने उसको बताने दो। तो पहले उपदेश उसके बारे में खूब व्याख्यान करते हैं, है ना। जैसे बजट निर्मला सीतारमण जी जैसे लाती है, तो पहले 1 घंटे तक सबसे बड़ा इस बार उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया था, बहुत लंबा उसका बजट प्रस्तुत किया था। आज भी तो केस हो रहा है। और उसके पश्चात में फिर सब लोग पूछते हैं कि ये कैसे हो गया, इससे तो किसानों को हानि होगी, इससे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। फिर उसमें क्या होता है, फिर संशोधन उसमें बाद में होते रहते हैं धीरे धीरे कि हाँ उनकी बातें भी एक्सेप्ट की जाती हैं, वो लिखित में देते हैं अध्यक्ष को, अध्यक्ष भी उसको विचार विमर्श के लिए जो विमर्श कमेटी होती है उसके पास भेज देता है कि इस पर देखो, इसका मंथन करो, सही कह रहा है गलत कह रहा है। तो ऐसे ही कुछ कार्रवाई वहाँ होती है, लेकिन वो एक लेवल बहुत बड़ा होता है ना, उससे पूरा देश चलता है और इससे हमको अपनी कंपनी चलानी है ना। यहाँ पर उतना ज़्यादा शोरगुल नहीं होता, क्योंकि कंपनी है, कंपनी का माने ये होता है जो देश है। तो यहाँ पर भी कुछ समथिंग वैसे ही मिलता जुलता होता है। तो आपको जो कार्यसूची अपनी तैयार करनी है, तो दूरदर्शिता का ध्यान रखना चाहिए। और जब आप कार्यसूची अपनी तैयार करें, तो वहाँ पर आप ये ध्यान रखें कि जो कार्रवाई उसमें आपने लिखी है, वो कागजातों के जितने कागजात हैं, दस्तावेज हैं, उनके अंतर्गत ही वो आपके होने चाहिए, उसे आउट ऑफ नहीं जाने चाहिए। उसके पश्चात कार्यसूची जो आपकी है वो स्पष्ट सरल होनी चाहिए, तथ्यपरक होनी चाहिए और प्रश्नकाल पर डिपेंड होनी चाहिए, प्रश्नकाल भी उसमें होना चाहिए। कार्यसूची में समाहित हित और समस्त महत्व के नैतिक प्रकार के कार्य पहले रखने चाहिए, ताकि उन पर विचार करने का अधिक अवसर मिल सके। क्या होता है कि अगर कोई आपने अच्छी चीज़ है, कोई अच्छा प्रस्ताव लाने वाले थे, जिसको आपको लगता है कि हाँ ज़्यादा समर्थन लोगों को मिलेगा और इससे लोगों का हित होगा, तो पहले वो आना चाहिए। तो चला कि आपने कोई पहले ही वैसे ही बुखार वाला प्रस्ताव लेकर के आ गए और जिस पर लड़ाई झगड़ा होना चालू हो गया, और फिर अध्यक्ष ने कह दिया कि आज की सभा बर्खास्त, आज की सभा स्थगित कर दी जाती है 1 घंटे के लिए, 2 दिन के लिए, 5 दिन बाद होगी। तो जो मेन था प्रस्ताव जिसको आना चाहिए था पहले, जिस पर सभी लोग अपना जरूर से जरूर उस पर अपना मत देते, स्वीकारता का मत देते, लेकिन वो पहले आए ही, उसको पहले तो वो झगड़ालू वाला ले आया जिस पर किसी का समर्थन मिलने वाले नहीं था। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले ऐसे प्रस्ताव, ऐसे कार्यों के बारे में चर्चा होनी
ऐसा पहले आना चाहिए। ऐसा ना हो कि बस ऐसे ले आए और उस पर मारपीट चालू हो गई, ये नहीं होने देंगे। तो ऐसे नहीं, तो जब कभी भी आप लोग निर्धारण करें कार्यसूची का, तो जो सबके हित वाले कार्य हैं उन पर चर्चा पहले होनी चाहिए, ताकि उनको समय भी ज़्यादा मिल सके, उन पर बातचीत ज़्यादा लंबी हो सके। क्योंकि जब लास्ट के होते हैं तो ये ध्यान दिया जाता है, अब तो समय नहीं बचा, अब उसको जल्दी, क्योंकि टाइमिंग भी है, देख रहे हैं कि अरे क्या इसमें ज़्यादा टाइम दें, तो ज़्यादा चर्चा नहीं हो पाती है। तो अच्छे जो बिल हैं, प्रस्ताव हैं, कार्य हैं, उनको पहले रखना चाहिए ताकि ज़्यादा समय मिले और सबका उसमें हित भी हो सके, ऐसा आपको ध्यान में रखना है। उसके पश्चात में कार्यसूची बनाते समय अंतर नियमों में दी गई व्यवस्था को भी विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। अंतर नियम हमने आपको बताया था कि पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम, ये दो प्रकार के हमारे बहुत ज़्यादा आवश्यक इम्पोर्टेंट तथ्य होते हैं, प्रपत्र होते हैं, जिसमें कंपनी के बारे में सबका उल्लेख होता है, सब कुछ उसमें वर्णित होता है किस तरीके से आप उनकी कार्रवाई करेंगे। तो जब भी आप उसका निर्धारण करते हैं कार्यसूची का, तो जैसा आपने अपने उसमें वर्णन कर रखा है, सेम उन्हीं नियमों के अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए, उनका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अंतर नियमों का विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है कि उनसे बाहर जाकर के कोई कार्रवाई आपको नहीं करनी है। सभा में रखे जाने वाले विचारार्थ विषयों को क्रमिक महत्व के आधार पर रखा जाना चाहिए, ताकि सभी मुद्दों को उनके निजी महत्व के आधार पर उचित समय व महत्व मिल सके। जितने भी आपने जो कार्यसूची बनाई है, इसमें जितने भी कार्य हैं उनके लिए एक पहले से ही एक आप समझ लें कि माइंड मेकअप आपका होना चाहिए कि अगर 4 घंटे की है और ये काफ़ी अच्छे मुद्दे हैं, तो कम से कम इसको इतना समय मिलना चाहिए। अगर उससे कम समय मिलता है तो आप समझ लीजिए कि उस पर फिर चर्चा नहीं हो पाएगी। तो जितने भी विचारार्थ विषय हैं जिन पर विचार करना आवश्यक है, क्योंकि आपने बनाया है, ये हो सकता है कि उसमें कुछ न कुछ खामियां हों, और जब सभा में कई सारे लोग आते हैं और तो हमको क्या है कि अब सभी लोग उसको अध्ययन करते हैं, उस पर अपना विचार प्रस्तुत करते हैं, तो उससे एक नई बात निकल करके हमारे सामने आती है। तो ऐसे तथ्यों को ज़्यादा से ज़्यादा समय मिलना चाहिए। जो विचारार्थ हैं जिन पर विचार करने के लिए हम उनको सभा में हमने जिनको प्रस्तुत किया है, तो वो थोड़ा सा पहले आने चाहिए, क्योंकि हमारा जो मंतव्य था वो यही था कि ये जो प्रस्ताव है ये विचारार्थ है। कैसा है? ये विचारार्थ है, इसको हम लेकर ही इसलिए आए थे ताकि इस पर विचार विमर्श हो सके। सभा में सभी लोग हैं, सबका वक्तव्य अलग अलग होता है, तो ऐसे जो विचारार्थ विषय हैं इनको पर्याप्त समय मिले तो इनको उस क्रम में ही रखना चाहिए, जिससे कि इन पर विचार पहले हो सके। ऐसे लास्ट में पहुंचा दिया तो ऐसा इसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से यदि आप अपनी कार्यसूची का निर्धारण करते हैं तो आप अपनी सभा को अच्छी तरीके से संपादित कर पाएंगे, एक निश्चित समय में पूरा कर पाएंगे और एक अच्छी कार्रवाई भी आपकी कहलाएगी। तो ये कुछ बातें थी जो आपने समझा भी होगा और सुना भी होगा। कि कार्यसूची को बनाते समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखते हैं, तो इनका आप थोड़ा सा मंथन कीजिएगा, विचार विमर्श इन पर करें। तो मुझे नहीं लगता कि आपके लिए ज़्यादा दिक्कत होगी और आप इनको बड़ी आसानी से अपनी उंगलियों पर भी याद रख सकते हैं। जैसे अगर मैं पूछूं शीतल से कि आपने क्या समझा, क्या कहेंगे कि कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए? आपको समझ में आया? बताओ, एक क्रमिक व्यवस्था में बताओ कि कौन कौन सी बातें ध्यान में रखें कार्यसूची को बनाते समय।
हाँ, एक दूरदर्शिता आपके अंदर होनी चाहिए बनाते समय कि किस तरीके से हम इसको बनाएं कि और आप अंजलि आपको समझ में आया? एक आध पॉइंट कुछ नोटिस किया आपने? स्पष्ट, सरल, सरस, तथ्यपरक, है ना, और प्रश्न काल के ऊपर आधारित होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप उसमें सरल नहीं होगी, सरल का मतलब है कि आपने जिस भाषा का प्रयोग किया है और वो चूँकि हमने आपको बताया था कि जब आप नोटिस भेजते हैं तो उस नोटिस के साथ में ये कार्यसूची भेजी जाती है। बताया ना आपको? नहीं बताया हो तो आप थोड़ा सा एक बार सुन लेंगे। नोटिस के साथ में एक कार्यसूची भी भेजी जाती है। वो इसलिए भेजी जाती है ताकि आने वाले समस्त सदस्यों को इसके बारे में यह जानकारी मिल सके कि सभा में कार्रवाई किस तरीके से होगी, किस स्टेप में होगी और कौन कौन से कार्य इसमें किए जाएंगे। ये हमने बताया था। और एक बात हमने ये भी बताई थी कि ये कार्यसूची तैयार कैसे करते हैं। ये तो बिंदु हो गए कि कौन कौन से बिंदु हम ध्यान में रखते हैं बनाते समय, ठीक है, लेकिन इसको तैयार कैसे करते हैं ये हमने पिछली क्लास में बताया होगा। अगर आप लोग पता नहीं, उसमें हमने आपको ये बताया था कि कार्यसूची कैसे तैयार होती है। अब जैसे अभी पूछा था अनु ने कि सूचना देने का अधिकार किसको है ना, तो जिस पर जो सूचना देगा कार्यसूची तो वही तैयार करेगा, है ना। वैसे हमने कहा कि सचिव के पास है। मान लो कि सचिव को ये दायित्व संचालकों के द्वारा दिया गया कि आप कार्यसूची को तैयार करेंगे, ठीक है। तो आप सचिव कार्यसूची कैसे तैयार करेगा, कैसे करता है कार्यसूची तैयार? किसी को कुछ नहीं तो हम बताते हैं। हमने अभी आपको बताया था कि जब नोटिस तैयार किया जाएगा, जब नोटिस तैयार किया जाएगा तो उसमें सचिव, संचालक और सभा के दो अध्यक्ष होते हैं, वो डिसीजन लेते हैं कि कब बुलाना है, क्योंकि सबका मत सर्वमत होना चाहिए, ठीक है। तो वो तो डिसीजन हो जाता है नोटिस के बारे में। अब कार्यसूची कैसे बनेगी? अब कार्यसूची क्या है कि जितने भी सदस्य हैं, संचालक हैं, उन सबसे चाहे आप पत्र के माध्यम से, चाहे आप दूरसंचार के माध्यम से संपर्क स्थापित करते हैं। संपर्क स्थापित किया जाता है कि मीटिंग होने वाली है, आपका कोई प्रश्न तो नहीं है, इससे रिलेटेड मीटिंग होने वाली है, क्या आपका कोई प्रश्न तो नहीं है? हाँ, तो वेद पाठक ने कह दिया कि नहीं, बिल्कुल है, हमारा ये सब्जेक्ट है, ये नोट कर लो, हम चाहते हैं कि इस पर विचार विमर्श हो इसके बारे में। तो वो सचिव क्या करता है, वो नोट कर लेता है ना, या तो नोट कर ले तो कह दे कि सर इसको आप ना ईमेल से भेज दो ताकि हमारे पास प्रूफ हो जाए, है ना। ऐसे भी आप ले सकते हैं, दूर संचार के माध्यम से, फ़ोन, टेलीफोन के माध्यम से भी आप संपर्क स्थापित करके ये कर सकते हैं। तो पाठक के पास लिया, उन्होंने एक बता दिया, ब्रजेश के पास ले लिया, उन्होंने एक और बता दिया। तो ऐसे ही करके सबके पास, सबसे हमको मिल गए, रेजेंसी से भी मिल गया, अमरू से भी मिल गया, प्रांजल से मिल गया, विद्युत से मिल गया, सबसे मिल गया और उससे भी मिल गया, प्रतिभा से मिल गया, बहुत सारे मिल गए, है ना। लेकिन अब ये बताओ, जो हमको प्रांजल से मिला, प्रांजल से मिला, क्या उसके बारे में ब्रजेश को पता है? जो कार्यसूची, जो विषय प्रांजल ने दिया सचिव को, क्या उसके बारे में ब्रजेश को पता है ना कि क्या होने वाला है ना? नहीं पता है ना। और जो वेद ने दिया, जो वेद पाठक ने सब्जेक्ट दिया, क्या उसके बारे में ब्रजेश को पता है या प्रांजल को पता है? नहीं पता है। उन सबके बारे में किसको पता है? कंपनी सचिव को या जो उस कार्य को देख रहा है उसको पता है। तो अब प्रांजल जो विषय लाने वाले थे, हो सकता था कि वो कार्य ब्रजेश देख रहा हो, अब ब्रजेश तैयार ही नहीं उसका जवाब देने के लिए वहाँ पर, पता नहीं कैसा उठपटांग, पता चला कि उससे संबंधित तो अभिलेख लेकर के नहीं वहाँ पर मीटिंग में आए, दस्तावेज होना चाहिए ना। तो अब इसीलिए क्या किया जाता है, इन सभी को एक व्यवस्थित क्रम में
सजाया जाता है कि कौन पहले आना चाहिए। दिमाग सचिव अपना लगाता है कि कौन सा पहले आना चाहिए, कौन सा बाद में आना चाहिए। समझ रहे हैं हमारी बात, समझ पा रही? तो ये पूरा एक व्यवस्थित क्रम बनाया जाता है, ठीक। और जब ये पूरा क्रम तैयार हो जाता है तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं, एजेंडा बन गया मीटिंग का। एजेंडा तैयार होगा कि ये भी काम होगा, ये भी काम होगा, ये भी काम होगा, है ना। तो अब उसकी एक प्रति क्या होती है, सूचना के साथ में सभी को भेज दी जाती है। अब इनको भी पता हो गया, पाठक को भी पता हो गया, अन्नू को भी पता हो गया, सबको पता हो गया। अब सभी लोग तैयार हैं कि किसका कैसे जवाब देना है, कौन से बिल को कहाँ रोकना है, कहाँ पर हु हल्ला करना है ना। सब अपनी जो अपनी गुटबाजी होती है वो कह देते हैं इस पर बिल्कुल भी मत नहीं देना है, बिल्कुल इस बिल को पास नहीं होने देना है, ये तो हमारे लिए हानिकारक है। कुछ इस प्रकार से मीटिंग की जो कार्रवाई होती है उसमें कार्यसूची जो है वो सबके पास में भेज दी जाती है, सभी को प्राप्त हो जाती है, जिससे कि जब मीटिंग की कार्रवाई स्टार्ट हो तो सभी लोग उस पर अपना विचार विमर्श दे सके, अपना वक्तव्य, अपना मंतव्य प्रस्तुत कर सके, है ना। जिस प्रकार से एक अच्छा निष्कर्ष निकल करके सामने आए कि हाँ ये एक्चुअल में होना चाहिए। आपने जो प्रस्ताव लाया है, आप जो प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं उसमें ये खामियां हैं, ये कमियां हैं, ये पता चले, जिससे कि एक अच्छी चीज़ बने, अच्छी चीज़ का निर्माण हो, अच्छा एक नियम बने, अच्छी पॉलिसी बने। आप देखते होंगे और सभी को देखना भी चाहिए कि जब संसद की कार्रवाई होती है, लोकसभा राज्यसभा की जब कार्रवाई होती है तो सबको देखना चाहिए। उससे पता चलता है कि देश में क्या हो रहा है, क्या नया आने वाला है, क्या नया बन रहा है, सबको पता होना चाहिए। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं बन गई, उन नियम उन कानूनों के बारे में अप्लाई हो गए, हमको पता ही नहीं चलते। वो योजनाएं हैं वो चल गई, ख़त्म भी हो गई, गाँव तक आती नहीं है। तो आप सभी लोग अब जुड़ो थोड़ा सा समाचारों के माध्यम से, दूरसंचार के माध्यम से होने वाली जो कार्रवाइयाँ हैं लोकसभा राज्यसभा की पता होना चाहिए, तभी तो हम कहलाएंगे कि हम जागरूक हैं। मतलब हम डिजिटल तो हो गए लेकिन अब हम कुछ कर नहीं रहे, डिजिटल में कुछ और ही कर रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं, जो हमारे काम की चीज़ें हैं सबसे पहले वो होनी चाहिए, है ना, जिनसे हम लाभान्वित हो सके। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ हम ही लाभ उठा सके, ऐसी सूचनाएं आपके पास में होनी चाहिए जिनसे आप जिनको लाभ मिलना चाहिए वो भी लाभान्वित हो सके। तब तो आपका डिजिटली होना सही है, जायज़ है। आप उसका उपयोग कुछ अलग तरीके से कर रहे हैं, उससे किसी को फायदा ही नहीं हो रहा है, तो ये गलत है ना। तो ये कार्यसूची का मैटर समझ में आया। ये कार्यसूची तैयार कैसे की जाती है ना। ये कार्यसूची कंपनी सचिव या जो इस दायित्व का निर्वहन कर रहा है वो सबसे संपर्क स्थापित करता है। अगर ये अंशधारियों की है तो अंशधारियों से संपर्क स्थापित होता है, अगर ये संचालकों की मीटिंग है तो संचालकों से, अगर ये लेनदारों की मीटिंग है तो लेनदारों से, ठीक है। तो इस प्रकार से सभी से संपर्क स्थापित करने के पश्चात एक कार्यसूची का एक डेटा हमको मिल जाता है, फिर हम उसको अपने हिसाब से व्यवस्थित क्रम में एक दूरदर्शी व्यक्ति की तरीके से हम उस पर मंथन करते हैं और उसको एक अच्छा क्रम देते हैं, ठीक है। जो लगता है कि नहीं ये तो ऐसे बात तो मैं सब्जेक्ट दे दिया उसको लास्ट में ताकि उसको कम ही समझ मिले और बस ठीक है ठीक है ठीक है अब इसको बाद में देखेंगे, हो गया। ऐसे होता है, लास्ट वाले ऐसे चले जाते हैं। तो इस तरीके से व्यवस्था, तो मुझे नहीं लगता कि जब आप कभी किसी कंपनी में होंगे, मान लो कि टाइपिंग तो आपको आती है, शॉर्ट हैंड आपको आती है, तो लोग महान विद्वान हो, दोनों शॉर्ट हैंड है ना, दोनों जैसे हिंदी और इंग्लिश दोनों के प्रकार एक्सपर्ट हो आप लोग, है ना। तो हो सकता है कि आप यहाँ से निकलें और निकलते ही आप किसी कंपनी में कंपनी सचिव के हो सकता है असिस्टेंट बन जाए, है ना। तो अगर आप कंपनी सचिव के असिस्टेंट बनेंगे तो ये सब कार्रवाई तो कंपनी सचिव करता है, तो आपको तो उसकी हेल्प करनी होगी। और वो भी मतलब कितना कृतार्थ होगा जब वो आप लोगों को अपने नीचे पाएगा कि हाँ सब पता पहले से ही, इन सभी को तो पहले से ही पता है कि मीटिंग की कार्रवाई कैसे होती है, एजेंडा कैसे बनता है। वाह वाह, और अपने दोस्तों से कहो कि और लोग है ना, कितनी अच्छी बात है।
तो आप लोग पहले से प्रिपेयर हो, क्योंकि यही काम कंपनी में होता है। कंपनी सचिव क्या करता है, तो और वो कंपनी सचिव को कोई निजी सचिव तो चाहिए चाहिए। कंपनी सचिव रखता है निजी सचिव नहीं रखता है अपने नीचे निजी सचिव, लेकिन कंपनी सचिव अपने नीचे निजी सचिव रख सकता है। ठीक है, तो आप ये समझो कि आपको कंपनी सचिव का निजी सचिव बनना ही बनना है ना। फिर क्या होगा, आप अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ाते जाओ, कभी वो होगा रिटायर तो तुम बन जाना कंपनी सचिव। ऐसे ही होता है, ऐसे हो जाता है। लेकिन क्या है कि योग्य व्यक्ति, क्योंकि आपके पास में एक्सपीरियंस तो हो ही जाएगा, फिर आपका भी तो प्रमोशन होगा। तो प्रमोशन कब होता है, तो कुर्सी खाली होगी, कुर्सी खाली प्रमोशन होगा। ऐसा कैसे, कोई अमृत तो लेकर के आए नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा है। मैंने क्या कहा, कंपनी सचिव है। अब कंपनी सचिव जब आप अच्छा काम करोगे तो कंपनी सचिव भी तो अच्छा काम कर रहा है, तो दूसरी कंपनियां भी देखती हैं कि अगर ये कंपनी सचिव हमारे पास में आ जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा हमको, तो वहाँ चला जाएगा। आप उसके लिए कहीं नौकरी देख लो, उसको वहाँ भेज दो। ऐसा नहीं, जब आपके पास में एक्सपीरियंस हो जाएगा तो बहुत सारी कंपनियां हैं, कोई एक आध कंपनी है क्या, तो आप खुद दूसरी कंपनी में चले जाओगे। तो बस आप अपनी योग्यताओं को बढ़ाओ, काबिल बनो। मेन बात है कि जब आप काबिल होंगे तो मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की कोई दिक्कत आने वाली है आपको। आपके लिए तो हर जगह दरवाजे खुले हैं, आप हर जगह नौकरी कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब आपको कार्य करने का तरीका नहीं पता है तो कैसे। डैम्पर के बारे में सभी लोग जानते हैं, डैम्पर क्या होता है। तो जो जानता होगा तो उसे क्या दिक्कत है, वो तो जब लिस्ट बनाएगा कौन कौन सी स्टेशनरी चाहिए लिखेगा डैम्पर। अब स्टोर में जब लिस्ट जाएगी डैम्पर क्या होता है, जब वो बताएगा अच्छा देखा तो था, नाम नहीं पता था, तो लोग काबिल वो तारीफ करेंगे, हाँ अन्नू को मतलब सब चीज़ों के बारे में पता है। तो यूज़ करो, ये जो सामग्रियाँ आपके यहाँ पर इस्तेमाल की जाती हैं, जो डेटा है बुक्स में लिखा हुआ है, उसको थोड़ा सा समझो, एनालाइज करो, और अपने लाइफ में जो आपकी जो आने वाली जो लाइफ है, ऑफिस की लाइफ है, कार्यस्थल की जो लाइफ है, उसको समझने का प्रयास करो। अभी से इमेजिन करो कि हम क्या क्या करेंगे, तभी तो हम आगे जा करके इम्प्लीमेंट करोगे। तो करो अच्छी तरीके से। तो आज की इस क्लास को, जिसमें मैंने आपको कार्य सूची बनाते समय कौन कौन सी बातों को हम ध्यान में रखते हैं, इस क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। और आशा करते हैं कि आप सभी इसको अच्छी तरीके से और गहन मंथन के साथ में पढ़ेंगे, इस पर चिंतन करेंगे, और विचार विमर्श करने के पश्चात में एक अच्छे से नोट्स भी तैयार करेंगे, जो कि आपके आने वाली संभावित तिथियों में जब भी आपके मासिक टेस्ट होंगे या एग्ज़ाम होंगे, आप उसको वहाँ पर अगर पूछा जाता है तो आप उसका वहाँ पर उपयोग करके अच्छे से अच्छे मार्क्स भी लेकर के आएंगे। तो अपना ध्यान रखें और मन लगा करके अपनी पढ़ाई को पूरा करें। तब तक के लिए टेक केयर।